हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के लास्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे, जो कि है संविधान की विशेषताएं, यानी कि फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संविधान जो होता है किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि संविधान क्या होता है? जो नियम कानूनों का संग्रह होता है, दस्तावेज होता है, और जिसके आधार पर ही किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हर देश के संविधान की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो यही बात हम अपने देश के लिए भी कह सकते हैं, हमारे देश के संविधान के लिए भी कह सकते हैं कि हमारे देश के संविधान की भी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कई खूबियाँ हैं। और इन्हीं खूबियों के द्वारा या इन्हीं खूबियों के आधार पर ही हम लोग हमारे देश की व्यवस्था को सही ढंग से क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। तो इनकी विशेषताओं को देखते हुए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो कि है निर्मित व लिखित संविधान, इनैक्टेड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। और जबकि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें बदलाव भी किया जा सकता है। और हम लोगों ने जब देखा था कि जब संविधान बना था तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे, और ये 22 पार्ट्स में बटा हुआ था, और इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। पर इसमें अभी हम लोग वर्तमान समय में देखेंगे कि इसमें काफ़ी बदलाव भी हुआ है, अनुच्छेद बढ़ गए हैं, इसके भागों में भी परिवर्तन हुआ है, जो शेड्यूल्स हैं या अनुसूचियां हैं वो भी इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये आप लोगों का चूँकि होमवर्क है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि समय के अनुसार क्या किया जा रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि वो लिखा संविधान है तो उसमें बदलाव संभव है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान भी है, और इसके कारण को भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था कि किस कारण से हमारे देश का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देखेंगे, प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि सॉवरिंग सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा देश जो है अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी बंधन नहीं है। हमारे देश को आज़ादी मिल चुकी है, और कोई भी बाहरी जो शक्ति है वो उसके अधीन हमारा देश नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है कई वर्षों तक ब्रिटिशों का क्या था, गुलाम था। पर हम लोगों ने आज़ादी पाई, और आज़ादी पाने के साथ ही जो बाहरी शक्ति थी वो समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, खुद अपनी सत्ता का हम लोग चुनाव के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करते हैं, कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं करती है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत में जो है सभी को समान महत्व दिया गया है, और भारत में सभी धर्मों को भी समान महत्व दिया गया है। क्योंकि ये हमारा एक क्या है, सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और नागरिकों को यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है, जो कि हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत देखेंगे। और हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और जनता के द्वारा क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, चुनाव के माध्यम से सरकार को चुनते हैं, और जो कि सीमित समय के लिए शासन करती है, नहीं कि बहुत लंबे लंबे समय तक क्या करिए सरकार शासन करे, सीमित समय के लिए क्या करती है, शासन करती है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, संसदीय शासन, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत देश में संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। और जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रधान होते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सरकार या गवर्नमेंट के हेड होते हैं। और जिसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास नॉमिनल पावर होता है, यानी कि नाम मात्र की शक्ति होती है, और प्रधानमंत्री के पास रियल पावर होता है, यानी कि वास्तविक शक्ति जो होती है प्रधानमंत्री के पास ही होती है। राष्ट्रपति के पास क्या होता है ना, कि शक्ति होते हुए भी वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं
नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 4th पॉइंट देख रहे हैं, संघात्मक शासन यानी कि फेडरल गवर्नमेंट। इसमें हम देखेंगे कि संविधान के द्वारा सरकार की शक्तियों का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है, जिसमें जो शक्ति है ना वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बटी हुई है। यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का क्या हो जाता है, विभाजन होता है। कभी कभी शक्ति के मामले में दोनों के बीच मतभेद भी हो जाता है, पर न्यायालय के द्वारा इसे सुलझाया भी जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम 5th पॉइंट देख रहे हैं, मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन है और ये अधिकार जो है 6 प्रकार के हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। थर्ड देखेंगे यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फोर्थ यहाँ पर देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन, यानी कि धर्म का भी अधिकार दिया गया, यानी कि हम लोग जो पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेक्युलर स्टेट है। उसके बाद 5th हम लोग यहाँ पर देखेंगे शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। उसके बाद हमें यहाँ पर हम लोग 6th देखेंगे, जो हमारा 6th जो राइट है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं ताकि इन्हीं अधिकारों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि जब संविधान बना था, जब इसमें हमारे अधिकार दिए गए थे, तब उसमें संपत्ति का भी अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी। पर संविधान में जब 44 यानी कि 44वां संविधान संशोधन किया गया और 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। फिर हम लोग देखेंगे कि 42nd संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में क्या किया गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान में हमारे लिए कितने हैं, 11 हैं। कर्तव्यों का मतलब क्या होता है कि हम कर्तव्य का मतलब ये है कि हमें वो हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। तो यही कर्तव्य जो है संविधान में दिया गया है कि हम लोग अपने कर्तव्यों के द्वारा अपनी जो भक्ति है या जो अपनी राष्ट्रभक्ति है या अपने देश के प्रति प्रेम है वो हम लोग क्या कर सके, अपने जिम्मेदारी के साथ वो निभा सके। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 6 पॉइंट देख रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में भाग 4 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। जैसे कि सभी को रोजी रोटी कमाने के लिए समान अवसर मिलेंगे, एक समान कार्य के बदले एक समान वेतन मिलना चाहिए। ये नहीं कि जाति आधार पर भेदभाव हो रहा है या धर्म आधार पर भेदभाव हो रहा है या किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है। सभी जो अगर इक्वल काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल क्या मिलना चाहिए, जो सैलरी है वो भी मिलनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा लोगों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाया जा रहा है, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो रही है। और फिर इसका क्या और एक काम है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करने के लिए भी इसका कार्य है और ऐसा कार्य किया भी जा रहा है। उसके बाद 7th पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद जो हमारा 7th पॉइंट है, संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग गवर्नमेंट यानी सरकार के 3 जो अंग हैं उनके बारे में हम लोगों ने आप लोग पढ़ चुके हैं स्कूल में, जिसमें आप लोगों ने कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के बारे में पढ़ लिया। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में संसद या पार्लियामेंट भी कहा जाता है, और इस संसद का क्या काम है, नियम कानून बनाना। तो हमारे देश में देखेंगे कि संसद की भी व्यवस्था है और संसद के 2 सदन होते हैं, जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हम लोग लोकसभा को जो है लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस यानी कि उच्च सदन भी कहते हैं। और मैंने बता दिया है कि इसका काम है नियम बनाना, और जो भी संवैधानिक संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं वो संसद के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये संसद जो है हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं 8th, यहाँ पर
कठोर तथा लचीला यानी कि रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ चुके थे, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात जिसे बदलना बहुत ही कठिन होता है, और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जिसे आसानी से क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो जैसा हम लोग अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे कि उसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, और ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है और उसे बदला भी जा सकता है। और हम लोग भारत के संविधान के बारे में ये कह सकते हैं कि ये मिक्सचर है, रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन का ये मिक्सचर है, मिश्रण है, जिसे कि क्या किया जा सकता, बदला जा सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर लोग 9th देख रहे हैं, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके थे 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि न्यायपालिका की भी व्यवस्था है, यानी कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, और न्यायपालिका के 3 लेवल हैं, 3 स्तर है। यानी कि पहला हम लोग देखेंगे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सेकंड देखेंगे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ये राज्य स्तर के न्यायालय होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो केंद्र स्तर के यानी कि सेंट्रल लेवल के कोर्ट होते हैं। और थर्ड हम लोग देखेंगे जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जिला स्तर के न्यायालय होते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर होते हैं, और जो भी न्यायिक कार्य होता है वो निचली अदालत से शुरू होती है, और जो उसके ऊपर फिर वो अगर अपील के रूप में जाती है तो हाई कोर्ट जाती है, फिर हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे बड़ा कोर्ट होता है, और वहाँ पर लिया गया जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है। और हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो इंडियन जुडिशरी है उसको पूरी तरह से क्या रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है, राजनीतिक कार्यों के से दूर रखा गया है, यानी कि राजनीति मतलब कि कोई भी उस पर किसी भी प्रकार का प्रेशर न्यायपालिका के ऊपर नहीं डाल सकती है, वहाँ पर नहीं डाल सकती। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 10th देखेंगे, 10वें नंबर पे जो है एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है यानी कि एकल नागरिकता है, और किसी किसी देशों में दोहरी नागरिकता यानी कि डुअल सिटीजनशिप भी है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हम लोग भारत देश के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं है, किसी ज़िले के नागरिक नहीं है। हम लोग किसके नागरिक हैं? हम लोग भारत देश के नागरिक हैं, इसीलिए हम लोगों को क्या किया गया, एक ही नागरिकता दी गई है, और यहाँ पर एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ सीखा, उसका मीनिंग देखा, टाइप्स देखे, फंक्शंस देखे, फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने इसकी विशेषताओं को भी देखा। तो इन सब को स्टडी करने के बाद आप लोग, आई होप कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हर नागरिक को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक हम लोग आज के लिए स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।